अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर आपके सामने जो है वो हाज़िर नहीं हो रहा। आज पूरी हिम्मत करके बैठा हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई, ख़ास तौर पे खान साहब के साइफ़र केस के अंदर। अब इस केस का ड्रॉप सीन जो है वो बाकायदा तौर पे हुआ चाहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जब ये समाअत शुरू हुई तो उन्होंने ये कहा कि अपीलों की काबिल समाअत होने पर नहीं, बल्कि हम ये मेरिट पर अपीलें जो हैं वो सुनेंगे। आपको याद होगा कि हामिद अली शाह साहब जो थे प्रोसिक्यूशन, जब उन्होंने ज्वाइन किया इस केस के अंदर राजा अब्बासी साहब जो हैं उनकी जगह, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये काबिल समाअत अपील नहीं है, लिहाजा इस दरख्वास्त को ख़त्म किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा था कि समाअत पूरी होगी, काबिल समाअत है या नहीं है, इस चीज़ का बाद में फ़ैसला किया जाएगा। अब मेरिट पर इन अपीलों को सुना जा रहा है। व्यूअर्स, सलमान सफदर साहब के दलाइल, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि अदालत का मिजाज इस वक्त क्या है, रिमार्क्स क्या बता रहे हैं और प्रोसिक्यूशन के पास दिफा के लिए इस वक्त क्या कुछ उनकी जो पटारी है उसमें मौजूद है। सलमान सफदर साहब ने इल्ज़ाम पढ़कर अदालत के सामने रखा। इल्ज़ाम है कि साइफर को ट्विस्ट किया गया और अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आपने नून लीग के मुतादिद लोगों को टेलीविज़न पर बैठकर जलसों के अंदर बार बार ये कहते हुए सुना कि कागज़ के टुकड़े को तुम लहरा कर साजिश की बात करते हो। बाद में वही लोग उसी कागज़ के टुकड़े के बारे में ये कहते रहे कि मुल्क की सलामती और कौमी राजों का आपने सौदा किया और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये बयानिया प्रोसिक्यूशन से पहले बना और इस इल्ज़ाम के साथ इस केस को चलाया गया। इमरान खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को हदायत दी कि मीटिंग मिनट्स को ट्विस्ट किया जाए। ये इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया गया। दूसरी चीज़, इसमें आज़म खान का एक किरदार बताया गया है। इल्ज़ाम लगाया गया कि गैर कानूनी तौर पर साइफर टेलीग्राम को अपने पास रखा। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि साइफर सिक्योरिटी सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज्ड किया गया। साइफर के मतन को पब्लिक करने का भी कहा गया। जस्टिस गुल हसन साहब ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि मैं समझ नहीं पाया कि आज़म खान पर क्या करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि क्या आज़म खान ने बानी पीटीआई के कहने पर मीटिंग के मिनट्स तैयार किए। ये उनका सवाल था। क्या कोई दस्तावेज पेश किया गया? आज़म खान ने बानी पीटीआई यानी इमरान खान की हदायत पर क्या अमल किया? और जिस पर सलमान सफदर साहब ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं जिसमें लिखा गया हो कि ये इमरान खान की हदायत पर आज़म खान ने ये सब कुछ जो है वो किया है। व्यूअर्स, ये केस जो इसमें साजिश का एक एलिमेंट है उसको अब प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़, जो प्रोसिक्यूशन बार बार ये कहती रही कि जो हमारा दिफा का जो निज़ाम है या फिर हमारी जो खारजा पॉलिसीज़, जिस तरह हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। अब इसको भी साबित करना पड़ेगा कि क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या नहीं हुआ। चौथी चीज़, सलमान सफदर ने अदालत को ये बताई कि आज़म खान अगवा और मुकदमा दर्ज होने के अगले रोज़ मंज़र-ए-आम पर आ गए। आज़म खान ने अपना बयान कलमबंद कराने के लिए दरख्वास्त जमा कराई। उसी दिन आज़म खान का तफ्तीशी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान जो है वो कलमबंद होता है। 12 जनवरी से 30 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट ने मुकम्मल जो ट्रायल था वो किया और इन 18 दिनों में जज साहब को हमारा कंडक्ट ठीक नहीं लगा। जो छठी चीज़ है वो ये कहते हैं कि इसके बाद सलमान सफदर साहब ने साइफर वाली तकरीर का मतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़ दिया। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि ये तो एक सियासी तकरीर है, मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आया। फिर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि इसी बयान की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी पर सिर्फ मावनत नहीं, साजिश और इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम भी लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ 4 लाइनों पर 10 साल कैद का फैसला जो है वो सुनाया जाता है। जिस जलसे में तकारीर की गई वो 27 मार्च को हुआ। जिस मीटिंग में साजिश तैयारी का इल्ज़ाम है वो 28 मार्च को होती है।
یہ ایک انتہائی دلچسپ بات ہے ویورز کہ تقریریں آپ نے پہلے کر لی اور سازش بات میں تیار ہوئی کہ ہم نے جا کر اس کے اوپر کھیلنا ہے۔ سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اور غفلت بھی قرار دیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں، جان بوجھ کر کیا ہوگا یا غفلت ہوگی۔ چیف جسٹس نے دلچسپ ریمارکس یہ بھی دیے کہ گورا جو قانون بنا گیا 1947 سے آج بھی وہی قانون چل رہا ہے۔ گورا یہ تو نہیں کہہ کر گیا تھا کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، قوانین تو پارلیمنٹ نے بنانے ہیں، لیکن جس قانون کو ہم چھیڑتے ہیں ہم اسے مکمل طور پر خراب کر دیتے ہیں۔ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہاں آرمڈ فورسز، ممنوعہ جگہ وغیرہ نہیں ہے۔ کوڈ ڈاکومنٹ یا اس کا متن کہیں کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ اگر متن کہیں کمیونیکیٹ ہوا ہو تو سزا ہوتی ہے۔ آرمڈ فورسز، ممنوعہ جگہوں اور غیر ملکی طاقتوں کا اس پورے کیس میں ایک لنک جو ہے وہ مسنگ ہے۔ اگر اس کوڈ کو پبلک کیا گیا تو پھر یہ سازش تھی، سزا ہوگی، لیکن وہ کوڈ عوام تک نہیں پہنچ سکا تو پھر سازش کیسی ہوئی اور کس طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ گیا۔ جسٹس اورنگزیب نے سوال کیا کہ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایک نامعقول جج نے فیصلہ دے دیا بغیر سائفر دیکھے ہوئے۔ یہ سوال آج اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ اٹھا رہی ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں دکھایا گیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ سلمان صفدر نے یہ کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے سب کچھ پبلک کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھے جانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس سائفر میں ایسا لکھا کیا گیا۔ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ میں نے سائفر دیکھا نہیں، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ کیا لکھا گیا۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پھر ہم پروسیکیوشن سے اس متعلق معلومات جو ہیں وہ حاصل کریں گے۔ ویورز، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اہم سوالات یہ ہیں کہ اب تک وکیل سلمان صفدر نے سائفر کی ایف آئی آر کا تیا پانچا جو ہے وہ کر دیا ہے۔ سائفر کیس پہ لگائے گئے سارے الزامات ان کی جو نوعیت ہے اتنی غلط ہے کہ اب یہ الزامات الٹے پڑنا شروع ہو گئے۔ ایک میٹنگ جو 28 کو ہوئی، اس میں سازش تیار کی گئی، پھر اس سے ایک دن پہلے کیسے اس سازش پر عمل کیا گیا۔ ایک جج جس نے سائفر دیکھا ہی نہیں وہ کیسے اس میں عمران خان کو سزا سنا سکتا ہے؟ جسٹس گل حسن کا یہ کہنا کہ تقریر تو تھی سیاسی، پھر ایک سیاسی تقریر پر کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ کوڈ ڈاکومنٹ یا اس کا متن کہیں کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ اگر متن کہیں کمیونیکیٹ نہیں ہوا تو سزا کیسی؟ آرمڈ فورسز، ممنوعہ جگہوں اور غیر ملکی طاقتوں کا اس پورے کیس پہ لنک جو ہے وہ مسنگ ہے۔ چیف جسٹس کے مطابق بھی یہ گورے کا قانون ہے جس کو ترمیم کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس 100 سالہ قانون کے تحت عمران خان کو سزا سنائی گئی۔ اعظم خان کے مشکوک بیان سے لے کر 2 ہفتے میں ٹرائل ختم کیا گیا۔ عمران خان کے وکلاء کو کمرہ عدالت سے دور رکھا گیا۔ دوسرا سرکاری وکیل عمران خان کو دے دیا گیا تو پھر فیئر ٹرائل کیسے ہوا؟ ججز کے ریمارک سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے 2 سے 4 سماعتوں میں معاملہ ختم ہو جائے گا اور سائفر کیس میں عمران خان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ جس سپیڈ کے ساتھ نواز شریف کو تاریخ کا سب سے تیز انصاف ملا، ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ عامر فاروق کی یہ عدالت عمران خان کو آدھے گھنٹے، 15 منٹ، 5 منٹ، چلیں چھوڑے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، کم از کم 5 سماعتوں میں تو انصاف دے گی کہ نہیں دے گی؟ پوری قوم اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر قبضے کی ایک اور کوشش۔ الیکشن کمیشن نے 2 اگست 2023 کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ لی انہوں نے اور اس کو بعد میں چیلنج کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اکبر ایس بابر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو باضابطہ خط لکھ دیا اور ساتھ ہی اس خط کی ایک کاپی شہباز شریف کو بھی بھجوا دی۔
खत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके, लेकिन अब तक कोई अमल दरामद इस पे नहीं हुआ। निशानदही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इन गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग साबित होने के बावजूद कानूनी कार्रवाई ना होना परेशान कुन बात है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 204 को देखें तो इसमें फॉरेन फंडिंग या बैरूनी जो ममनुआ फंडिंग का जिक्र है। जिस कानून के तहत ये ममनुआ फंडिंग की गई यानी कार्रवाई हो रही थी, इसके तहत कमीशन ने इसकी सिर्फ तहकीक करनी थी कि आया ममनुआ फंडिंग हुई या नहीं। फैसला आया कि फंडिंग हुई है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ पेश करना था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकता, ममनुआ फंडिंग के बारे में जमात के सरबराह की जानिब से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर जमात का सरबराह दस्तखत करता है, और आम तौर पर यह सर्टिफिकेट जमात के अमले से एक ओहदेदार की जानिब से तैयार किया जाता है। यह आम सर्टिफिकेट है, कोई हल्फनामा नहीं है जिसकी बुनियाद पर किसी के सादिक और अमीन का फैसला किया जा सके। इमरान खान के बारे में गलत कहा गया कि उन्होंने गलत हल्फनामा जमा करवाया, आपको याद होगा, और वो एक आम सर्टिफिकेट था। इस कानून के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, बल्कि सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फंड्स वापस करे जो बैरून मुल्क से आए। ख़त लिखा गया या फिर लिखवाया गया, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मुश्किल से निकलती है, उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल जो है वो तैयार की जाती है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, इसके खिलाफ फैसला आ गया। अकबर एस बाबर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। इसके बाद दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, फिर भी अकबर एस बाबर ने वो इलेक्शन चैलेंज कर दिए। अब ममनुआ फंडिंग केस में भी यही कहा गया है। आगे अब होगा क्या, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें 9 मई का भी जिक्र हो सकता है। अगर किसी सियासी जमात पर मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम हो या खिलाफ कानून काम करती हो तो वफाकी काबीना इसके हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट तलब करती है। वफाकी हुकूमत सियासी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों पर दर्ज दहशतगर्दी के केसेस का जायज़ा लेती है और शवाहिद की रोशनी में तफसीली रिपोर्ट यानी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए चार्जशीट मुरतब करना होती है। अगर वफाकी काबीना को लगता है कि कोई सियासी जमात मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है तो फिर काबीना पाबंदी की मंजूरी देती है। ये मामला कौमी असम्बली और सेनेट में भी जा सकता है। दोनों ऐवानों से इस पर करारदादें मंजूर होती हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, लिहाजा इस पर पाबंदी होनी चाहिए। काबीना और पार्लिमान से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी कर देगी। मज़कूरा सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है और पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील का हल भी मैं आपके सामने बता देता हूँ कि पाबंदी के फैसले पर वजारत दाखिला और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। लिहाजा हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास ही होगा और कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन देखना ये कि आगे होता क्या है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि सेनेट इलेक्शन में नून लीग में हमें एक वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। पंजाब से 22 लोगों ने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनमें औरंगज़ेब जो आपके इस वक्त वज़ीर ख़जाना, मोहसिन नकवी साहब इसमें शामिल हैं और चंद अहम नाम जिन्होंने कागजात जमा कराए इनमें इनवारुल्लाह काकड़ हैं, आहद चीमा हैं, मुस्तफ़ा रमदे, खलील रहमान रमदे साहब के बरखुरदार हैं और रिश्तेदार हैं जी। ये औरंगज़ेब साहब के जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है। फिर मोहसिन नकवी हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब। अब नून लीग में जो फूट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नून लीग के अपने लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि बाहर से आने वालों को पार्टी में इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, चूँकि इस वक्त नून लीग के अपने पुराने सेनेटर्स को साइडलाइन कर दिया गया। नून लीग के डॉक्टर आसिफ करमानी, मुशाहिद हुसैन सईद को भी टिकट नहीं मिल सका। आसिफ करमानी कहते थे कि मुझे सेनेट का टिकट ना देने के पीछे भी वो लोग नज़र आते हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया है। ये हुकूमत 6 माह नहीं चलेगी, ये भी कहना है। अब नून लीग खसारे में कैसे है व्यूअर्स? नून लीग को हर तरफ खसारा ही खसारा नज़र आ रहा है। इसकी वजह एक ये भी है कि एक तरफ उनके पास फैसला साजी का बिल्कुल इख्तियार नहीं है। सरमायाकारी का फैसला
SIFC कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी होंगे, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं। इसलिए नून लीग अब पार्टी से सवाल कर रही है कि अगर उन्हें सेनेटर्स बना भी दिया गया तो नून लीग को क्या हासिल होगा। मोहसिन नकवी आइन की खिलाफ वर्जी करके क्या सेनेटर बन रहे हैं। मैं आपको इसकी भी एक एग्जाम्पल रख देता हूँ आपके सामने कि आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक कोई भी शख्स जो कि पहले निगरान हुकूमत में हो, वो और उसके करीबी रिश्तेदार किसी सूरत आने वाली असम्बली का हिस्सा नहीं बन सकते। यहाँ मोहसिन नकवी हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। आज चीमा निगरान मुशीर रहे, वो भी अब सेनेटर बनने वाले हैं। नून लीग के अपने पुराने उम्मीदवार अब कहाँ जाएंगे। मैं आपको ये भी इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ कि राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर और जावेद लतीफ़ नून लीग के पुराने रहनुमा हैं, नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, लेकिन उन्हें पहले जनरल इलेक्शन में शिकस्त मिली। उनकी हार को जीत में तब्दील नहीं किया गया और अब ये लोग सेनेट में भी अपनी जगह नहीं बना सके। हालांकि ये लोग सेनेट से जीत कर काबीना में आ सकते थे। ऐसा व्यूज़ लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी कब्जा हो गया है। PTI पर नहीं हुआ, नून लीग पर भी कब्जा हो गया और इन तमाम जो जमातें हैं और जहाँ से वो ताकतें जो गैर जमहूरी होती हैं और जमहूरियत को लाइफ लाइन बनाकर ऐसी जमातों के ऊपर जिसम पैरासाइट्स जो हैं वो जिस्म से खून चूसते हैं ना, इसी तरह वो गैर जमहूरी ताकतें जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई ऐसा जिस्म तलाश करती हैं जहाँ से उन्हें उनके मकासद के हसूल के लिए एक लाइफ लाइन मिल सके और वो खून चूस कर अपने मकासद को पाए तकमील तक पहुँचा सकें। वो मैं आपसे फिर एक माज़रत चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही। बहुत ही हाई किस्म की एंटीबायोटिक के ऊपर इस वक्त मैं इनटेक उसकी ले रहा हूँ, लेकिन ख़बरें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और इम्पोर्टेंट दिन चल रहे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में। तो ये जो सिलसिला है हमारा इसी तरह जारी रहेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने दोबारा हाजिर हो सकूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।